ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 110। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फंग हैंगकॉन्ग के साथ साथ दूसरे एल्डर्स आगे भागे, जहां उन्हें एक तीखी जली हुई बदबू आई। फंग जिशुई के कपड़े, बाल और दाढ़ी राख बन चुके थे। उसकी खुली स्किन आधी लाल और आधी काले कोयले जैसी हो गई थी। उसके हाथों के नीचे सिर्फ जली हुई हड्डियों के 2 टुकड़े बचे थे। फंग जिशुई हांफते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, पास मत आना। इससे पहले कि उसका शरीर शांत हो जाए, एक हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक फंग हैंगकॉन्ग और एल्डर्स की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उनके चेहरे मौत जैसे पीले पड़ गए। फंग हैंगकॉन्ग कांपने लगा। फिर उसने अपने दांत पीसे और खुद अटैक करने के लिए युनचे की तरफ उड़ गया। एल्डर्स चिल्लाए, सेक्ट मास्टर, और उसे रोकने की कोशिश की। अब आगे। फंग हैंगकॉन्ग ज्यादा सावधान था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन हर मीटर के साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी। 300 मीटर ऊपर गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। अगले 300 मीटर के पास पहुंचने पर उसे लगा जैसे वो किसी ज्वालामुखी के किनारे पर है। अगले 30 मीटर के बाद उसका शरीर ऐसा लगने लगा जैसे उसे जलते हुए मेटल में लपेट दिया गया हो। वो अभी भी युनचे से 400 मीटर दूर था। इतनी गर्मी तो उसका बाप भी पैदा नहीं कर सकता था। एक एल्डर ने मिन्नत की, सेक्ट मास्टर, और पास मत जाइए। एक दूसरे एल्डर ने सावधानी से पीछे हटकर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक, फीनिक्स फायर बर्निंग हेवन, छोड़ दिया। फीनिक्स फ्लेम का एक बड़ा सा पिलर युनचे की तरफ गया, लेकिन वो अपनी उड़ान के 100 मीटर के अंदर ही चिंगारियों में बिखर गया। वो एल्डर हकलाते हुए बोला, ये क्या? वो पूरी तरह से हैरान था। बाकी सब चिल्लाए, सेक्ट मास्टर, पीछे हटिए। 2 एल्डर्स ने फेंग हैंगकॉन्ग के हाथ पकड़े और उसे जबरदस्ती नीचे जमीन पर खींच लाए। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। युनचे की धमकी उसके दिमाग में एक शैतानी सील की तरह गूंज रही थी। फेंग हैंगकॉन्ग चिल्लाकर बोला, उसकी आवाज फट रही थी, युनचे, आखिर तुम चाहते क्या हो? युनचे ने ताना मारते हुए कहा, जबकि ऊपर डोमेन लगातार फैलता जा रहा था। मैं क्या चाहता हूं? क्या मैंने पहले ही साफ नहीं कर दिया था? जिस पल ये आग नीचे आएगी वही पल होगा जब तुम्हारी फीनिक्स सिटी इस दुनिया से गायब हो जाएगी। फेंग हैंगकॉन्ग चीख पड़ा। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरी फीनिक्स सिटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हारे ब्लू विंड नेशन के हर हिस्से को मिटा देंगे। युनचे पागलों की तरह हंसने लगा। हा 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 हा। फेंग हैंगकॉन्ग, तुम अभी भी नहीं जानते कि पछतावा कैसे करते हैं। मैंने तुम्हारे बेटों को ऐसे मारा जैसे मैं मुर्गियां मारता हूं। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं हिम्मत करूंगा? गोल्डन क्रो डोमेन फैलता गया और उसकी स्कारलेट गोल्ड रोशनी ने न सिर्फ फीनिक्स सिटी को बल्कि पूरे डिवाइन फीनिक्स सिटी को निगल लिया। बहुत ऊंचे ब्लैक मून हेडक्वार्टर्स के ऊपर जीजी अपनी खिड़की के सामने खड़ा था और उसका चेहरा शौक और हैरानी के कई भावों से बदल रहा था। जीजी अचानक आदेश देता है, जल्दी करो, अंडरग्राउंड जाओ और प्रोटेक्टिव बैरियर को फुल पावर पर एक्टिवेट करो। उसका ब्लू क्लोथ सबऑर्डिनेट हैरानी से उसे घूरता है। वो पूछता है, एक्टिवेट बैरियर को? 4000 साल में हेडक्वार्टर्स के डिफेंसेस को एक बार भी यूज नहीं किया गया था। जीजी सख्त आवाज में कहता है, फीनिक्स सिटी के ऊपर जो फ्लेम डोमेन है वो इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और करेगा भी। इसका असर यहां तक भी पहुंच सकता है। उस डोमेन की पावर सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि उसके पीछे के लॉज ऑफ फायर में है। वो इतने प्रोफाउंड हैं कि मैं भी उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा स्पिरिट सेंस उसकी एम्बियंट एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही बेकाबू होकर कांपने लगता है। वो सबऑर्डिनेट चमसा गया। जीजी अपनी नजर को ठंडा करते हुए आगे कहता है, डिवाइन फीनिक्स मोनार्क्स के पास खुद को बचाने की पावर है, लेकिन अगर वो सब मिल भी जाए तो उस डोमेन को गिरने से पहले रोकने का उनका चांस बेस्ट केस में सिर्फ 20% है। 80% चांस है कि फीनिक्स सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसके अंदर हर वो इंसान जो मोनार्क नहीं है जलकर राख हो जाएगा। उनके हजारों साल की जमी हुई दौलत, मेडिसिन और हिस्ट्री राख बन जाएगी। ये अकेला अटैक सेक्ट को 1000 साल पीछे धकेल सकता है। सबऑर्डिनेट का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे इसके अंजाम का एहसास हुआ। युनचे अकेले ही एक सेक्रेड ग्राउंड को अपाहिज बनाने वाला था। वो पूछता है, ये किस तरह की फायर है? क्या ये फीनिक्स फ्लेम्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है? जीजी एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर। शायद ये वही मिस्टीरियस फ्लेम है जिसके बारे में सन मून डिवाइन हॉल ने बताया था, जिसे उसके मास्टर ओल्ड मैन डोटियन ने एक मोनार्क को सेकंड्स में जलाकर राख करने के लिए यूज किया था।
सबऑर्डिनेट के साउंड ट्रांसमिशन जेट से एक वाइब्रेशन हुई। वो कहता है, मास्टर, फंग तियनवेई ने शहर की बाउंड्री में एंटर कर लिया है। वो 100 सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। जीजी बात टाल देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस डोमेन को देखेगा और समझ जाएगा कि वो उसे रोक नहीं सकता। अपने शहर को बचाने के लिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब जाओ, इससे पहले कि शॉकवेव हम तक पहुंचे, बैरियर को एक्टिवेट करो। जैसे ही सबऑर्डिनेट हड़बड़ी में भागा, जीजी उस होती हुई तबाही को वापस देखने लगा और एक ही ख्याल उसे परेशान कर रहा था। वो सोचता है, अजीब है, बात यहां तक आ गई है, उनका फीनिक्स गॉड अभी तक सामने क्यों नहीं आया? दूसरी तरफ फीनिक्स सेक्ट पर खड़े फिंग सिमिंग नीचे से दहाड़ता है, फीनिक्स सिटी को डिस्ट्रॉय करोगे अकेले? थर्ड एल्डर जोड़ता है, उसका चेहरा लाल और पसीने से भीगा हुआ था। तुम तो एक तीर हो जो अपनी उड़ान के अंत पर है। एक बार ग्रैंड सेक्ट मास्टर वापस आ गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। युनचे ताना मारते हुए कहता है, हे। सोच के हंसी आती है कि तुम्हारा ग्रैंड सेक्ट मास्टर एक बेवकूफ है जिसे सैकड़ों किलोमीटर तक बेवजह पीछा करवाया गया। यह समझ आता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, लेकिन मेरे सामने उसे ब्लफ करने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही पैथेटिक है। एल्डर्स गुस्से से दहाड़ते हैं, उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रैंड सेक्ट मास्टर की बेइज्जती करने की? तभी एक पागलपन भरी ऑरा ईस्ट से आसमान को चीरते हुए आई। सेक्ट के मेंबर्स चिल्लाते हैं, उनका डर खुशी में बदल गया। ये ग्रैंड सेक्ट मास्टर हैं, वो वापस आ गए हैं। आग की एक लकीर फेंग हेंगकोंग के सामने एक रेड सिलुएट में बदल गई। फंग सिमिंग खुशी से कहता है, ग्रैंडफादर, आप बिल्कुल सही समय पर वापस आए। ये शैतान की औलाद धौंस जमा रहा था कि वो हमारे शहर को बर्बाद कर देगा। इस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। फंग तियनवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा एक डरावने गंभीर मुखौटे जैसा था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसके बंधी हुई थीं कि वो कांप रही थीं और पसीना उसकी स्किन से गिरने से पहले ही भाप बन रहा था। खुशी का माहौल तुरंत खत्म हो गया और उसकी जगह एकदम घोंट देने वाले तनाव ने ले ली। फंग हेंगकोंग फुसफुसाता है, उसके खुद के नर्व्स फिर से तने हुए थे। रॉयल फादर, फंग तियनवेई आखिरकार बोलता है। उसकी नजर युनचे पर टिकी हुई थी। मैं फंग तियनवेई पूरी जिंदगी अपनी समझदारी की डींगे मारता रहा, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में इतनी आसानी से फंस गया। लगता है मैंने अपनी पिछली कुछ सदियां एक कुत्ते की तरह गुजारी हैं। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। यह एक लीडर का जबरदस्ती बनाया हुआ कंपोजर था जो घबराहट नहीं दिखा सकता था। युनचे जले पर नमक छिड़कते हुए ताना मारता है, लगता है तुम में थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस है। मुझे लगा था कि तुम्हारे वापस आने तक मैं अपना डिस्ट्रक्शन डोमेन सिर्फ आधा ही कंप्लीट कर पाऊंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने स्लो हो गए। फंग तियनवेई ठंडी आवाज में कहता है, तुमने एक डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया। युनचे हल्के से हंसता है, एक लास्ट मिनट का ख्याल था। यह तुम्हारे सेक्ट के लिए मेरा फाइनल गिफ्ट होना था। अफसोस की बात है कि तुमने मुझे घायल कर दिया, जिसकी वजह से मुझे इसे समय से पहले डिलीवर करना पड़ा। फंग तियनवेई धमकी देता है। उसकी हथेली में फ्लेम जल उठी। मैं तुम्हें अभी एक मक्खी मसलने जितनी आसानी से मार सकता हूं। युनचे पागलों की तरह हंसता है, तो कर दो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे मुझे छूने से पहले ही मैं इस डोमेन को नीचे गिरा दूंगा। मेरी एक जान तुम्हारे पूरे सेक्ट के बदले। यह एक फायदे का सौदा है। फेंग तियनवेई का हाथ कांपता है और उसके दांत पीसते हैं। वो जानता था कि यह सच है। उस डोमेन में जो फायर के प्रिंसिपल्स थे वो ऐसी चीज थे जिसे वो बिल्कुल नहीं रोक सकता था, भले ही सेक्ट के सारे मोनार्क्स उसके साथ होते। ये उनके खुद के फीनिक्स फ्लेम्स के हाईएस्ट लेवल से भी आगे था। फेंग तियनवेई डिमांड करता है। उसके कंपोजर के पीछे से निराशा झलक रही थी। कौन हो तुम किस तरह की प्रोफाउंड फायर यूज कर रहे हो? युनचे ठंडी आवाज में जवाब देता है, वो फ्लेम्स जो तुम्हारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को सजा देगी। फंग तियनवेई चिल्लाकर कहता है, किसी भी कमजोरी की तलाश में अगर ये डोमेन गिरा तो ये शहर को निगल लेगा और 10 लाख बेगुनाह लोगों को मार देगा। क्या तुम्हें हेवन के क्रोध से डर नहीं लगता? युनचे दहाड़कर जवाब देता है, मैं ही हेवन का वो क्रोध हूं जिसे तुम्हें सजा देने के लिए भेजा गया है। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्ही ने खुद अपने ऊपर लाया है। जैसे ही वो बात कर रहे थे, सेक्ट के मेंबर्स को डरावना सच समझ आने लगा कि ग्रैंड सेक्ट मास्टर भी लाचार थे। फंग सिमिंग कहना शुरू करता है, ग्रैंडफादर, मैं डिवाइन रेल्म से बाकियों को ले आता हूं। फंग तियनवेई ने जोर से एक हाथ आगे करके उसे चुप करा दिया।
इस हरकत से देखने वालों के बीच शौक की एक नई लहर दौड़ गई। फंग हैंगकांग फुसफुसाता है, उसकी आवाज कांप रही थी। रॉयल फादर, क्या यह सच में इतना डरावना है? फंग तियानवे गंभीरता से सिर हिलाता है। अगर यह नीचे आया तो तुम सब मर जाओगे और फीनिक्स सिटी बर्बाद हो जाएगी। भले ही हमारे सारे मोनार्क्स हाथ मिला लें, हम सिर्फ उसे होते हुए देख सकते हैं। फंग हैंगकांग को अपना शरीर ठंडा पड़ता महसूस होता है। ये कैसे पॉसिबल है? वो कांपता है और चिंता से बोलता है, वो एक पागल है। हमें कम से कम शहर को खाली करवाना होगा। फंग तियानवे जोर से कहता है, नहीं, अगर फिनिक्स सिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारी नींव उखड़ जाएगी, लेकिन इससे भी बुरा दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारा फिनिक्स गॉड जा चुका है। क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिना गार्डियन स्पिरिट और बिना नींव वाले सेक्ट का क्या होगा? फंग हैंगकांग का शरीर कांप गया, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो समझ गया, सर्वनाश। फंग तियानवे अपनी पीठ के पीछे एक उंगली उठाता है, चुप रहने का इशारा करते हुए। उसने युनचे की तरफ देखा और बहुत फॉर्मेलिटी के साथ बोला, युनचे, ब्लू विंड पर हमला हमारी गलती थी। हम हार मानते हैं। हमारे सेक्ट के पास हमारे एंसेस्ट्रल फिनिक्स गॉड का प्रोटेक्शन है और वो तुम्हारी फ्लेम को रोक सकता है, लेकिन हम उसकी पावर तब तक नहीं लेंगे जब तक ये जिंदगी और मौत का सवाल ना हो। इसलिए हम हार मानते हैं। युनचे के होंठ एक ताना मारने वाली मुस्कान में मुड़ जाते हैं। हे, उसने साफ साफ दिख रहे झूठ को पकड़ लिया था, लेकिन फंग शुएर की खातिर उसने उसे एक्सपोज न करने का फैसला किया। वो उसके सेक्ट के अंतिम पतन को ट्रिगर करने वाला नहीं बनेगा। फंग तियानवे दावे से कहता है, उसकी आवाज एक सोची समझी शांति से भरी थी। अगर तुम सच में फिनिक्स सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते तो तुम अब तक कर चुके होते। तुमने मेरे वापस आने का इंतजार किया, जो यह साबित करता है कि तुम हद से आगे नहीं जाना चाहते। तुमने स्वेयर की जान बचाई और मेरे सेक्ट के लिए उसकी जान तुम्हारे मारे गए सभी प्रिंसेस और एल्डर से मिलाकर भी ज्यादा कीमती है। इसी वजह से हम भी मामले को शांत करने के लिए तैयार हैं। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट में किसी को भी यह बात गलत नहीं लगी। उनके लिए फंग स्वेयर की जिंदगी बिना किसी अतिशयोक्ति के बाकियों से ज्यादा कीमती थी। फेंग तियानवे हुक्म देता है। उसकी आंखें एक भूखे बाज जैसी थीं। अपनी शर्तें बताओ। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी, जिसमें घबराहट का कोई निशान नहीं था। जब तक तुम्हारी मांगें अनरीजनेबल नहीं हैं, हम उन्हें फिनिक्स सिटी को बचाने के लिए मान लेंगे और तुम अपनी जान लेकर जा सकते हो। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की और उसे पूरे शहर में गरजने दिया। लेकिन मेरे सेक्टर ने हजारों सालों में एक भी छूट नहीं दी है। अगर तुम इस ऑफर को कमजोरी समझने की गलती करते हो और हमारी बॉटम लाइन को क्रॉस करते हो, तो हमारे पास अपने एंसेस्ट्रल गॉड के गुस्से को सहने और उसकी पावर उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उस समय फिनिक्स सिटी सेफ रहेगी, तुम एक बहुत बुरी मौत मरोगे और हम ब्लू विंड नेशन को इस कॉन्टिनेंट के नक्शे से मिटा देंगे। फेंग तियानवे का ऐलान गूंजा, मेरे शब्द सोने के बराबर हैं। यह एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो किसी भी दूसरे दुश्मन को घबराकर हार मानने पर मजबूर कर दे। लेकिन युनचे के लिए, जो जानता था कि फिनिक्स गॉड बहुत पहले ही मर चुका है, यह बड़ी धमकी एक खोखले हंसी लाने वाले झूठ से ज्यादा कुछ नहीं थी। फेंग तियानवे अपने बेटे से कहीं ज्यादा चालाक था, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तभी काम करती है जब तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे राज न पता हो। और युनचे को डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का सबसे बड़ा राज पता था। उनका गॉड मर चुका था। युनचे ताना मारते हुए कहता है, शर्तें? कितने तेज हो तुम, ग्रैंड सेक्ट मास्टर। अपने उस निकम्मे बेटे से तो बहुत बेहतर हो। मैंने तुम्हारे सेक्ट को निगोशिएट करने के कई मौके दिए, लेकिन तुमने हर ऑफर को नफरत से ठुकरा दिया। और अब तुम लोग मुझसे शर्तों के लिए भीख मांग रहे हो। युनचे की नजर तलवार की तरह फंग हैंगकांग पर पड़ी। वो कहता है, मुझे उन डिसाइपल्स और एल्डर्स के लिए दुख है जिन्हें तुम्हारी बेवकूफी ने मौत के मुंह में भेज दिया। फंग हैंगकांग का गला रुध जाता है। तुम। और वो लगभग खून थूकने ही वाला था। वो पूरी तरह से हार चुका था। युनचे ने उन्हें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खेला था, अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाते हुए दिखाया। हर बार ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें वो अपने घमंड में एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन्हें कदम दर कदम इस न बच पाने वाले जाल में फंसा दिया। पिछली सारी मौतें बेकार गई थीं। ये बेइज्जती मौत से भी ज्यादा दर्दनाक झड़ थी। फेंग तियानवे ने डूबती हुई आवाज में पूछा, उसकी पिछली शर्तें क्या थीं? फंग हैंगकांग ने सारी मांगें बता दी। सेना की वापसी, 50 अरब कॉइन्स, एक पब्लिक माफी, रेड जेड रीजन को छोड़ना और उसके अपने बेटे फंग सिमिंग को उसकी कल्टीवेशन क्रिपल करने के बाद 50 साल के लिए बंधक बनाना। फंग तियानवे की भौहें सिकुड़ गईं। हर शर्त एक ऐसी बेइज्जती थी जो पहले कभी नहीं हुई थी।
फेंग तियनवे बोलना शुरू करता है, युनचे, अगर ये तुम्हारी शर्तें हैं। युनचे एक ठंडी मुस्कान के साथ बीच में ही बोलता है, नहीं नहीं, वो तो कल की शर्तें थीं, आज की शर्तें वैसी कैसे हो सकती हैं। फंग हैंगकांग को अपने ऊपर डर की एक लहर महसूस हुई। युनचे ऐलान करता है, पहली, कॉम्पेंसेशन अब 50 अरब नहीं बल्कि 50 अरब के बजाय 50 अरब और बढ़कर 50 बिलियन पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स है। एक भी कॉइन कम नहीं। एक एल्डर हाँफते हुए बोला, 50 बिलियन। फेंग तियनवे ने दांत पीसते हुए कहा, आगे बोलो। युनचे की नजर क्राउन प्रिंस पर पड़ी। दूसरी, मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारा वारिस मेरे ब्लू विंड नेशन में मेहमान बनने के लिए बहुत ज्यादा पैथेटिक है। तो अब करंट फीनिक्स सेक्ट मास्टर ही चलेगा। उसकी आंखें फेंग हैंगकांग पर जाती हैं। वो कहता है, फंग हैंगकांग के प्रोफाउंड आर्ट्स को पूरी तरह से क्रिपल कर दो। वो मेरे साथ वापस आएगा और मेरे रॉयल फादर की कब्र के सामने 100 साल तक घुटनों पर झुका रहेगा। एक भी दिन कम नहीं। ये शब्द सेक्ट मेंबर्स पर बिजली की तरह गिरे। इससे पहले कि वो गुस्से से फट पड़ते, युनचे आगे बोलता है, तीसरी, अगले 200 साल तक तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर मेरे ब्लू विंड नेशन को ट्रिब्यूट देगा और हर 10 साल में क्वांटिटी 20% बढ़ जाएगी। यहां तक कि फेंग तियनवे का कंपोजर भी आखिरकार टूट गया। वो चिल्लाता है, युन, छे, मैंने तुम्हारे आगे हार मान ली। हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। युनचे का एक्सप्रेशन बर्फ जैसा हो जाता है। हद से आगे? तुम्हारे सेक्ट ने मेरे 50 मिलियन लोगों को मार डाला। तुमने मेरी पत्नी के पिता, एक ऐसे एम्परर को मारा जो तुम्हारी इज्जत करता था। मैं उस खून के समुंदर के बदले जो तुमने बहाया है एक मामूली सी कीमत मांग रहा हूं। तुम मुझे समझाओ फेंग तियनवे, कौन हद से आगे बढ़ गया है। आखिरी शब्द पूरे फीनिक्स सिटी में गूंज गए, हर रूह को हिलाकर रख दिया। फेंग तियनवे बोला, उसकी नसें फूल रही थीं। मेरा डिवाइन फीनिक्स 50 बिलियन दे सकता है। हम रेड जेड रीजन भी दे सकते हैं, लेकिन यह हमारी बॉटम लाइन है। युनचे ने ताना मारा, तुम्हारे पास सौदा करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तुम या तो एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बस यही तुम्हारा चॉइस है। एक एल्डर चिल्लाया, हमारे पास लॉर्ड फीनिक्स गॉड का प्रोटेक्शन है। वो आएंगे और तुम्हें सजा देंगे। फंग तियनवे दहाड़ा, चुप रहो। सिर्फ वो, उसका बेटा और उसका पोता ही इस डरावने सच को जानते थे। वो पूरी तरह से खत्म होने वाले थे। उनके गॉड की मौत का राज खुलने से जो चेन रिएक्शन शुरू होगा वही उनका अंत होगा। फेंग तियनवे ने पूछा, और अगर मैं ना मानूं तो? ये एंसेस्ट्रल गॉड के बारे में ब्लफ करते हुए उसका आखिरी दांव था। युनचे ने डरावने एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया, तो ये तो बहुत अच्छा है। इस फीनिक्स सिटी को हमेशा के लिए गायब हो जाने दो। फेंग तियनवे पागलों की तरह हंसा, हा 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 हा। तुम्हें लगता है तुम इस शहर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? जिस पल तुम्हारा डोमेन नीचे आएगा, हमारे लॉर्ड फीनिक्स गॉड अपीयर होंगे और तुम्हें इस दुनिया से मिटा देंगे। युनचे वापस चिल्लाया, ठीक है। उसके शरीर में फ्लेम फट पड़ी, जैसे वो डोमेन को नीचे फेंकने की तैयारी कर रहा हो। तो मैं तुम्हारे गॉड को खुद ही बुला लेता हूं। उसने कभी नहीं सोचा था कि युनचे उसके ब्लफ को इतनी जल्दी और इतनी पूरी तरह से कॉल कर लेगा। फंग हैंगकांग चिल्ला पड़ा। उसकी रूह लगभग उसके शरीर से निकल गई। रुको! आसमान में मैग्मा का समुंदर बुरी तरह से हिलने लगा। युनचे रुका। उसके चेहरे पर एक क्रूअल मुस्कान थी। वो कहता है, क्या हुआ सेक्ट मास्टर? तुम्हारे ग्रेट गॉड के प्रोटेक्शन के साथ यहां रिस्क में तो सिर्फ मैं हूं। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? युनचे से निकलता कॉन्फिडेंस एब्सोल्यूट था। उस पल फेंग तियनवे जान गया। उसे किसी तरह उनका राज पता चल गया था। उसका आखिरी दांव बेकार हो चुका था। फेंग तियनवे की आवाज एक हल्की गुर्राहट बन गई। युनचे, क्या तुम्हारा इतना ज्यादती करना जरूरी है? युनचे ने जवाब दिया, अगर मैं एक दिन बाद लौटा होता तो ब्लू विंड नेशन सिर्फ एक याद बनकर रह जाता। इस दुनिया में कोई भी मुझे लेक्चर दे सकता है, लेकिन तुम्हारा डिवाइन फीनिक्स एम्पायर इस लायक नहीं है। आसमान में वो जहन्नुम और तेजी से हिलने लगा। उसके किनारों से फ्लेम टपकने लगी। युनचे ने ऐलान किया। उसकी आवाज गहरी हो गई, मैं इस डोमेन को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। 7 सांसों में ये मेरे कंट्रोल से निकल जाएगा। मैं तुम्हें चूज करने के लिए 60 सेकंड्स दे रहा हूं, जिंदगी या बर्बादी। हवा जलने जितनी गर्म थी, फिर भी एक बर्फीला डर फेंग तियनवे, फंग हैंगकांग और फंग सिमिंग पर हावी हो गया। आसपास के फीनिक्स एल्डर्स आखिरकार सिचुएशन की गहराई को महसूस करते हुए शांत हो गए। उनकी नजरें अपने ग्रैंड सेक्ट मास्टर पर टिकी हुई थीं। पावर अब पूरी तरह से पलट चुकी थी। फेंग सिमिंग ने फुसफुसाया,
उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ग्रैंडफादर, वो मामूली सा लड़का जिसे उसने कभी नजरअंदाज कर दिया था, अब उसके पूरे सेक्ट की जिंदगी और मौत को अपने हाथों में लिए हुए था। फंग हेंगकोंग ने लाचारी से कहा, रॉयल फादर। बिल्कुल हार मान लेने वाले एक्सप्रेशन के साथ उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपनी प्रोफाउंड वेन्स के कोर पर दबा दिया। वो अपनी ही कल्टीवेशन को तोड़ने वाला था। जैसे ही उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बिखरने लगी, एक जानी पहचानी ओरा ने अचानक उसकी रूह को छुआ। फंग हेंगकोंग का सिर ऐसे ऊपर उठा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। उसी पल फीनिक्स सिटी में हर नजर फंग तियानवे की, फंग सिमिंग की और एल्डर्स की एक ही जगह पर घूम गई, बहुत ऊपर, यहां तक कि युनचे का एक्सप्रेशन भी जम गया। एक जवान लड़की की आवाज नरम बादलों और रोती हुई हवा जैसी उसके पीछे से आई। वो पूछती है, बिग ब्रदर युन, क्या ये तुम हो? डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में युनचे द्वारा मचाई गई तबाही के बीच वो शहर की तरफ अपनी पीठ किए खड़ा था। उसके हर कदम ने एक ऐसी घटना चक्र की शुरुआत कर दी थी जिसका अंत वो खुद नहीं जानता था, और इसलिए जिसे वो सबसे ज्यादा देखने से डर रहा था वो थी फंग शुएर। ऐसा नहीं था कि वो उससे मिलना नहीं चाहता था, बल्कि उसे लगता था कि उसके पास अब उससे मिलने का हक नहीं था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। फीनिक्स सिटी में लिए अपने हर कदम और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के हर मेंबर को मारने के साथ उसे फेस करने का बोझ एक पहाड़ की तरह भारी होता जा रहा था। वो सिर्फ सेक्ट की एक मेंबर नहीं थी, वो उसके एम्परर फंग हेंगकोंग की बेटी थी और पूरे एम्पायर की सबसे लाडली प्रिंसेस। इसके साथ ही वो युनचे के दिल के सबसे कमजोर हिस्से में बसी थी, जो उसके बदले की आग में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी थी। युनचे धीरे से कहता है, ज़्वेर। उसका दिल, जो पूरे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के सामने भी शांत और बिना डरे खड़ा था, इस एक नाम से पूरी तरह से उथल पुथल में आ गया। इसी पुकार के असर से हवा में लहराते स्नो वाइट कपड़ों में एक फिगर दिखाई दी। ये फंग शुएर थी। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढका हुआ था और उसके चेहरे से बिना रुके आंसू बह रहे थे। उसकी खूबसूरती, जो आसमानी परियों को भी फीका कर सकती थी, अब गहरी उदासी से भर गई थी। युनचे की हल्की सी पुकार वो आखिरी चिंगारी साबित हुई, जिसने उसके सारे दबाए हुए इमोशंस के बांध को एक झटके में तोड़ दिया। वो जोर से रोई और उसकी तरफ भागी। उसके आंसू सितारों की तरह चमक रहे थे। उस पल में फीनिक्स सिटी के ऊपर मंडरा रहा आग का वो नरक, चारों तरफ फैली दहशत और एम्पायर पर आया खतरा, वो सब कुछ भूल गई थी। अपनी आंसू भरी आंखों से दुनिया उसके लिए गायब हो गई थी और उसे सिर्फ युनचे ही दिख रहा था। इस दृश्य ने सेक्ट के मेंबर्स को एकदम स्तब्ध कर दिया और वो हैरान होकर शांति से देखते रहे। वो सब चिल्लाते हैं, प्रिंसेस स्नो। फंग हेंगकोंग दहाड़ कर कहता है, ज़्वेर, उसके पास मत जा। लेकिन उनकी चीखों का कोई फायदा नहीं हुआ। फंग शुएर एक पतंगे की तरह आग की तरफ बढ़ी, युनचे तक पहुंची और उसे पीछे से कस के हग कर लिया। उसने अपना चेहरा उसके कंधे में दबा लिया, अपनी आंखें बंद की और उसकी जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। वो सपने जैसी आवाज में कहती है, बिग ब्रदर युन। मैं सच में सपना तो नहीं देख रही, बिग ब्रदर युन। युनचे का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। उस एक स्पर्श ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे आग पर पानी डाल दिया हो। वो कैनिबलिस्टिक राक्षसी औरा, जो डिवाइन फीनिक्स सिटी की हिम्मत को कुचल रहा था, एक पल में गायब हो गया, जैसे कोई कमजोर बबल फूट गया हो। उसके गले लगाने की गर्माहट और नरम एहसास ने उसके गुस्से, उसकी नफरत और उसके बदले की प्यास को लपेट लिया और उन्हें पूरी तरह से पिघला दिया। इसी घटना ने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के मेंबर्स के दिमाग में तूफान ला दिया। वो बस शॉक में देखते रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं। फेंग शुएर, उनकी पवित्र प्रिंसेस, उनके सेक्ट का फ्यूचर और डिवाइन फीनिक्स स्पिरिट की इकलौती वारिस, एक बाहरी आदमी को गले लगा रही थी। वही आदमी जो अभी उनका सब कुछ तबाह कर रहा था। वो एक परियों की कहानी जैसी थी, इतनी प्रोटेक्टेड कि उसके खुद के पिता फेंग हेंगकोंग को भी उसके 13 साल का होने से पहले उससे मिलना मुश्किल था। लेकिन यहां वो एक आदमी को खुद से गले लगा रही थी, उसके लिए रो रही थी। यह नजारा क्राउन प्रिंस फेंग शिमिंग के लिए आखिरी कील साबित हुआ। उसकी आंखों के सामने लाल रंग छा गया और उसका सीना गुस्से और जेलसी के एक एक्सप्लोसिव मिक्स से फूलने लगा। उसने कभी अपनी बहन का हाथ तक नहीं छुआ था। इसके कारण उसने एक जंगली जानवर की तरह गुर्राया और हवा में उड़ गया, उनकी तरफ चार्ज करते हुए। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाता, ग्रैंड एल्डर फेंग तियानवे ने अपनी बांह घुमाई और प्रोफाउंड एनर्जी की एक पावरफुल लहर ने फंग सिमिंग को वापस जमीन पर पटक दिया। फंग तियानवे गुर्राते हुए कहता है,
क्या तुझे इतनी जल्दी मरने का शौक है? फंग हेंगकॉन्ग, जिसका अपना चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था, उसने भी अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने बेटे को डांटा। एम्परर का सबसे बुरा डर सच हो गया था, और ऐसे तरीके से जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, जिसने उसे वो राज उगलने पर मजबूर कर दिया जो वो हमेशा के लिए दफनाना चाहता था। वो दर्द में एक्सप्लेन करता है, यही वजह थी कि मुझे युनचे को मारना पड़ा। फंग सेमिंग उठते हुए फंग तियनवे के कपड़े पकड़ लेता है। उसकी आवाज में दर्द था। वो चिल्लाता है, ज्वेयर को उसने जरूर अपने जाल में फंसा लिया है। उसे मारो ग्रैंडफादर, आपको उस बास्टर्ड युनचे को मारना ही होगा। उसे मारो। इसी बीच युनचे आखिरकार पलटा। उसने धीरे से फंग शुएर का चेहरा उठाया और उसके आंसू पोंछे। 3 साल बीत गए थे, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। उसकी चमकती बर्फ जैसी खूबसूरती अभी भी सपने जैसी थी। वो नरमी से पूछता है, जुएर, तुम और चनर पिछले 3 साल से ठीक थे? आंसुओं के बीच फंग शुएर के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, इतनी ब्रिलियंट कि उसके आसपास की दुनिया फीकी लगने लगी। वो जवाब देती है, जब तक मैं बिग ब्रदर युन को देख सकती हूं, मैं हमेशा ठीक रहूंगी। मैंने सोचा था कि मैं आपसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। युनचे ने मुस्कुराकर जवाब दिया और एक्सप्लेन किया कि उसका 3 साल का गायब होना ग्रेट प्राइमोर्डियल आर्क पर एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी की वजह से था। जब वो ये प्यारा सा मोमेंट शेयर कर रहे थे, नीचे खड़े सेक्ट के मेंबर्स बस सुन होकर देख रहे थे। लेकिन इस शांति ने फेंग शिमिंग को तोड़ने की कगार पर ला दिया। उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उनसे खून निकलने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, युनचे, मेरी रॉयल सिस्टर को छोड़। ज्वेयर, उससे दूर हो, जल्दी उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हें मार देगा। फंग तियनवे भी बीच में बोलता है। उसकी आवाज सख्त थी। वो चेतावनी देता है, ज्वेयर, जल्दी उस इंसान से दूर हो जाओ, ग्रैंडफादर के पास आ जाओ, वो बहुत डेंजरस है। लेकिन फंग शुएर बस मुस्कुराई, एक गहरी और सच्ची मुस्कान जो उसके दिल से निकली थी। वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है, ग्रैंडफादर, रॉयल ब्रदर, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिग ब्रदर युन कभी भी शुएर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस इनकार ने फंग हेंगकॉन्ग को वो सच बताने पर विवश कर दिया जो इस पूरी तबाही की जड़ था। उसकी आवाज कांप रही थी। जब उसने अपने हाथ उठाए, वो इस सिचुएशन की गंभीरता समझाने के लिए बेचैन था। वो चिल्लाता है, नहीं ज्वेयर, तुम समझ नहीं रही हो। वो 3 साल पहले वाला युनचे नहीं है। वो अब एक पागल, एक डरावना डीमन बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में ही उसने तुम्हारे 14वें भाई, तुम्हारे 13वें भाई और साथ ही तुम्हारे 9वें और 11वें भाई को मार दिया है। उन सबको युनचे ने मारा है और उनकी मौत इतनी भयानक थी कि उनकी लाश तक नहीं बची। फंग शिमिंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पिता की बात को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। वो गुर्राता है, और ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर, यहां तक कि टियनकी और तियान्यू, हमारे 2 ग्रैंड एल्डर्स, सब उसके हाथों मारे गए। यहां तक कि रॉयल फादर भी उससे बुरी तरह जख्मी हैं। वो तो हमारे पूरे फीनिक्स सिटी को तबाह करना चाहता था। आसमान में वो जो फ्लेम डोमेन है, वो उसी से हमारे फीनिक्स सिटी को तबाह करने वाला था। वो सच में एक डेविल है और हमारे पूरे सेक्ट का जानी दुश्मन है। ये डरावने इल्जाम सुनकर फेंग शुएर की आंखें कंफ्यूजन से धुंधली हो गईं। हर एक सच्चाई एक नए झटके की तरह लग रही थी। उसने नामे अपना सिर हिलाया। वो उनकी बातों को उस इंसान से जोड़ नहीं पा रही थी जो उसके सामने खड़ा था। वो इनकार करते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता। बिग ब्रदर यून ऐसी चीजें नहीं कर सकते। अपनी पोती को सेक्ट के जानी दुश्मन को बचाते देख फेंग तियनवे का चेहरा बीमारी जैसा हरा हो गया। यूनचे की सारी धमकियों के आगे वो शांत खड़ा रहा था, लेकिन फंग शुएर का ये एक कदम उसकी रूह तक कांपा गया और उसने एक ऐसी घटना चक्र शुरू कर दी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने एक कांपती हुई उंगली युनचे की तरफ की और उस पर चिल्लाया, जुएर, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो अभी क्या कर रहा है? अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू उससे खुद पूछ सकती है। इस चैलेंज ने युनचे को बोलने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसकी शांत आवाज हवा में गूंजी, सब कुछ मानते हुए। वो कहता है, उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे 4 रॉयल ब्रदर्स और तुम्हारे क्लैन के बहुत से मेंबर्स को मार दिया है, और आसमान में जो फ्लेम डोमेन है वो भी फीनिक्स सिटी को तबाह करने के लिए ही था।
वीडियो को लाइक और हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।